अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2013 के CSS साइकोलॉजी के MCQs डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच वे बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर मेंटल प्रोसेसेस से डिफरेंट किस तरह है। ये अगर आप देखें तो बिहेवियर जो हर वो आपका रवैया, हर वो चीज़ जो जिसे ऑब्ज़र्व किया जा सके उसे हम बिहेवियर का नाम देते हैं, और मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता। इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स लुकिंग इनवर्ड। आप जब अपने अंदर अपनी सोचों को, अपनी फीलिंग्स को देखते हो, उनके बारे में उन्हें एनालाइज करते हो, तो ये चीज़ इंट्रोस्पेक्शन में आती है। और ये बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने का एक तरीका है। ये डिस्टिंग्विश नहीं करता, ठीक है। और रिसर्च जो है वो भी ऑब्वियसली कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है, वो भी एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं, हम मेंटल प्रोसेसेस को भी स्टडी कर सकते हैं। साइको एनालिसिस एक थ्योरेटिकल अप्रोच है और ये कोई मेथड नहीं है डिस्टिंक्शन का। अगेन ये बेसिकली अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु स्टडीज शेयर्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड बिलीव्स। ठीक है। अगेन, हु इज़ particularly interested in studying pattern of behavior and beliefs and values which are shared by the people। ये इसका आंसर होगा सोशल साइकोलॉजिस्ट। वो बंदा होता है जो कि बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में कि वो देखे कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में। और वो ये भी स्टडी फोकस उसका इस चीज़ पे भी होता है कि जो शेयर्ड बिलीव्स हैं और जो एटीट्यूड है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उन्हें भी वो स्टडी करने ये स्टडी करना भी उसी के डोमेन में आता है, ठीक है। कन्फॉर्मिटी, प्रेजुडिस, एटीट्यूड, ये सारी की सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ऑन द कंट्री ये बेसिक जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उन पे फोकस करता है, जैसे मेमोरी होगी, लर्निंग, परसेप्शन, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है। और ये बेसिकली बड़े कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करता है। ये कोई ओवरऑल एक ऐसे जनरल शेयर्ड सोशल वैल्यूज़ को नहीं देख रहा होता। ये एक बड़े कंट्रोल्ड तरीके से, जैसे हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करता है विद डिफरेंट डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो इंडिविजुअल्स पे उसका मेन फोकस होता है। ये कोई शेयर्ड सोशल पैटर्न्स वगैरह को स्टडी नहीं कर रहा होता, ठीक है। और जो साइको एनालिस्ट है, अगेन वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स पे फोकस करता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है, और वो कोई ग्रुप बिलीव्स या सोशल वैल्यूज़ पे उसका फोकस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिलीव्ड माइंड इज़ कंपोज्ड ऑफ सेंसेशन एंड इमेजेस। ये किसका यकीन था, कौन इस बात पे यकीन करते हैं कि जो हमारा माइंड है वो बेसिकली उसे डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और वो कौन से होते हैं। हमारी सेंसेस, आइडियाज़, इमेजेस, फीलिंग्स, ये मिलके हमारे माइंड को तश्कील देती हैं, बनाती हैं। ये टिश्नर ने कहा था, ठीक है। बेसिकली टिश्नर वाज द स्टूडेंट ऑफ वॉन्ट, विलियम वॉन्ट। जो वॉन्ट वाज द पर्सन जिसने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री बनाई लिप्सिज, जर्मनी में। और ये जो टिश्नर था ये उसका स्टूडेंट था, और इन दोनों ने मिलके स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी। वॉन्ट बेसिकली उसने ये तो बात की कि हमें एक सिस्टमेटिक तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसने कॉन्शियसनेस को भी स्टडी किया, बट जिस तरह से टिश्नर ने सब पार्ट्स में डिवाइड किया माइंड को, उसने उस तरह से डिवाइड नहीं किया, ठीक है। कार्ल रॉजर जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट था, और उसने सेल्फ कॉन्सेप्ट और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस किया। टिश्नर जो है इसकी हमने बात कर ली, और विलियम जेम्स जो है वो फाउंडर था फंक्शनलिज्म का, और इसका मेन फोकस था कि हम कॉन्शियसनेस का जो फंक्शन है वो
उसको इसने स्टडी किया, उसने एलिमेंट्स पे फोकस करना फजूल समझा। उसने कहा हमने क्या करना है एलिमेंट्स को देख के, हमें तो उनके फंक्शन के बारे में देखना चाहिए। अगला सवाल हमारे पास है, विच पर्सपेक्टिव स्टडीज़ हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस, कौन सा पर्सपेक्टिव हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस को स्टडी करता है। बायोजेनिक पर्सपेक्टिव बेसिकली ये देखता है कि हमारा जेनेटिक और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंसेस जो हैं वो किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को वो किस तरह से डिटर्मिन करते हैं। बाकी न्यूरो साइंस हमें पता है ब्रेन से रिलेटेड होता है, न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। कग्निटिव जो पर्सपेक्टिव है वो मेंटल प्रोसेसेस, थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इन चीज़ों को स्टडी करता है। और जो सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो कल्चर, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों को स्टडी करता है। जेनेटिक्स को वो स्टडी नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो रिलेट टू स्पीच डिसऑर्डर्स, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि स्पीच डिसऑर्डर्स के साथ रिलेट करते हैं। स्पीच वो जो डिसऑर्डर्स जो कि कंप्रीहेंशन या स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड, उन सभी की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप देखें डिस्फेजिया, एफेजिया, ब्रोकास एरिया, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे ही रिलेटेड हैं बेसिकली स्पीच के साथ। जो डिस्फेजिया है ये पार्शियल इम्पेयरमेंट होती है लैंग्वेज की, ठीक है, ये फुल इम्पेयरमेंट नहीं होती है। इसमें ये एक बड़ी आप ये कह लें कि जो अभी स्टार्ट हुई है किसी को अगर लैंग्वेज इम्पेयरमेंट अभी वो एक्सट्रीम पे नहीं पहुंची है, सवेर नहीं हुई है, तो वो डिस्फेजिया कहलाएगा। और जब वो सवेर हो जाती है तो वो एफेजिया कहलाएगा, ठीक है। एफेजिया में जो है वो ना तो लैंग्वेज कंप्रीहेंड की जा सकती है और ना ही उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये बेसिकली ब्रेन डैमेज की वजह से होता है। और जो ब्रोकेज एरिया है वो एरिया होता है हमारे ब्रेन का जो कि जिसमें अगर डैमेज हो जाए तो हम एफेजिया को एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक हमें कंप्रीहेंशन या प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में मसला आता है। ये कोई लैंग्वेज के वो टाइप तो नहीं है, डिसऑर्डर की टाइप तो नहीं है, लेकिन है ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये सारे के सारे जो हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर के साथ। अगला सवाल है हमारे पास, विच लोब कंट्रोल प्लानिंग, कौन सा लोब है हमारे ब्रेन का जो कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के उन्हें डील करता है। हमारा जो फ्रंटल लोब होता है वो डील करता है, कंट्रोल करता है प्लानिंग को, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें। और ये इसी में फ्रंटल लोब में ही ब्रोकास एरिया भी मौजूद होता है जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें जो बाकी एरियाज़ हैं, पेराइटल हमारे स्पेशल परसेप्शन और सेंसरी प्रोसेसिंग को डील करता है। टेम्पोरल लोब हियरिंग और मेमोरी से रिलेटेड होता है। और ऑक्सीपिटल लोब हमारी विजन के साथ लिंक करता है। विच न्यूरोट्रांसमीटर, अगला जो सवाल है वो ये है कि विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ लिंक टू प्लेयर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे एक्सपीरियंस ऑफ प्लेयर में, बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है डोपामीन। डोपामीन बेसिकली हमारे रिवॉर्ड और प्लेयर सिस्टम में बहुत सेंट्रल की रोल प्ले कर रहा होता है। जो भी मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें यही डोपामीन ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपकी जो कोई काम करने के लिए आप तहरीक एक एक्सपीरियंस करते हो वो डोपामीन की वजह से होती है। एडिक्शन वगैरह भी इसीलिए हम इसी की वजह से एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी अगर हम देख लें, सीरोटोनिन हमारे मूड को रेगुलेट करता है, स्लीप और एपिटाइट को भी ये रेगुलेट करता है। और ये ओवरऑल प्लेयर के साथ तो लिंक्ड है, लेकिन इमोशनल प्लेयर के साथ उतना नहीं है जितना ये इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो वो जो प्लेयर है वो एक तरह से डोपामीन ज़्यादा कंट्रोल करता है, और जो सीरोटोनिन है वो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को ज़्यादा उसके साथ लिंक्ड होता है। नोरएपिनेफ्रिन अलर्टनेस और स्ट्रेस के साथ लिंक होता है इसका। और एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारी मसल मूवमेंट और मेमोरी, इन दोनों को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, कॉर्टिसोल प्रिपेयर बॉडी फॉर, कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी को किस लिए किस फंक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। तो इसका आंसर है ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ डील करने के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कॉर्टिसोल। और इसमें अगर हम देखें बाकी जो ऑप्शन है, रिड्यूसिंग बॉडी एक्टिविटी टू टेक रेस्ट, ये काम हमारा कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
ठीक है। सिंपैथेटिक हमारी बॉडी को अराउज करने में जैसे कॉर्टिसोल का काम है, वही काम सिंपैथेटिक का भी होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को रेस्ट की तरफ लेके जाता है। एक्टिवेटिंग बॉडी टू प्रिपेयर फॉर स्ट्रेस, अगर बॉडी को प्रिपेयर करना हो स्ट्रेस के लिए तो ये काम फिर हमारा कौन करेगा, कॉर्टिसोल करेगा। और बाकी बैलेंस होमियोस्टेसिस जो है वो बहुत डिफरेंट सिस्टम्स उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारा हाइपोथैलेमस, हमारे हार्मोन्स, ये सारे मिल के होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। और जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग है ये हमारे फ्रंटल लोब के कंट्रोल में होते हैं, ये कॉर्टिसोल कंट्रोल इन्हें नहीं करता। अगला सवाल है लॉस ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू नो रीइंफोर्समेंट, लाइक वो प्रोसेस जिसमें कोई लर्नड रिस्पॉन्स रुक जाए। क्यों रुक जाए? बिकॉज आपको रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही है, तो इसे हम एक्सटिंक्शन का नाम देते हैं। ये बेसिकली हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग के जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक प्रिंसिपल ये है कि जब आपको नहीं मिलती, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती है, तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो रुक जाता है। बाकी अगर हम ऑप्शन देख लें वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। जब आप एक्सटिंक्शन हो गई, जब एक रिस्पॉन्स रुक गया तो उसके कुछ अरसे बाद अचानक से वो रिस्पॉन्स अगर रीअपेयर हो जाए, दोबारा से वो नज़र आना स्टार्ट हो जाए, तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है। जनरलाइजेशन क्या है इसमें, हम जो सेम एक जैसे जो स्टिमुलाइज होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। पनिशमेंट में हम एक अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिहेवियर की लाइक्लीहुड को रिड्यूस करने के लिए। एक्सटिंक्शन जो है इसमें रीइंफोर्समेंट ख़त्म हो जाता है। व्हेन अ पेरेंट अप्रिशिएट स्टूडेंट्स एवरी टाइम दे आस्क क्वेश्चन टू इनकरेज मोर एडवांस्ड क्वेश्चनिंग, विच कंडीशनिंग इज़ यूज्ड। ये जब कोई आप टीचर आप अप्रिशिएट करता है स्टूडेंट को, हर दफ़ा जब भी वो स्टूडेंट क्वेश्चन करता है टीचर उसे अप्रिशिएट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, वो अगली दफ़ा और ज़्यादा सवाल करेगा, फिर उसे अप्रिसिएशन मिलेगी, और ज़्यादा सवाल करेगा। ये भी एक कंडीशनिंग की टाइप है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये वैसे इस्तेमाल होता है और ये शेपिंग इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें हम चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, और हर दफ़ा जब वो सवाल करेंगे हम उन्हें रीइंफोर्समेंट देंगे, हम उनकी तारीफ़ करेंगे, तो वो उनका एक चेन बन जाएगी और वो और ज़्यादा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो अगर हम देख लें तो ये एक इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की हुई है। क्लासिकल कंडीशनिंग में दो स्टिमुलाइज के दरमियान हम एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, और ऑन द कंट्रारी जो शेपिंग होता है इसमें हम सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू एक डिज़ायर्ड बिहेवियर की लाइक्लीहुड को बढ़ाते हैं। ठीक है, मॉडलिंग में लर्निंग हमारी जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो रही होती है। हम दूसरों को देखते हैं और उसकी बेस पे हम लर्न करते हैं। रीइंफोर्समेंट में हम एक आप ये कह लें कि ये इसके साथ ओबियसली लिंक नहीं है, लेकिन हम एक तरह से रिवॉर्ड दे रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के को बढ़ाने के लिए, उसकी लाइक्लीहुड को इंक्रीज़ करने के लिए। रिवॉर्ड भी हो सकता है, कोई चीज़ हम ले भी सकते हैं उससे, तो लेकिन ये है कि अल्टीमेट एम होता है कि बिहेवियर स्ट्रेंथन हो। अगला सवाल है क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएट। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो इसमें किस चीज़ को एसोसिएट करता है? हमने पहले तो बात कर ली ना इस चीज़ की कि कंडीशनिंग की बात हो रही है, एसोसिएशन हो रही है इट्स मीन। अब वो एसोसिएशन किस चीज़ की हो रही है? दो ओबियसली कोई चीज़ें होंगी, और वो दो कौन सी चीज़ें, क्या वो दो सिचुएशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिस्पॉन्सेज या स्टिमुलाई। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में दो स्टिमुलाइज को आपस में लिंक किया जाता है। ऑन द कंट्रारी जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसमें हम एक स्टिमुलाई और एक रिस्पॉन्स को आपस में लिंक करते हैं। जो दो सिचुएशन ये जो ये स्टिमुलाइज हैं वो कौन से स्टिमुलाइज होते हैं? ये एक कंडीशन स्टिमुलस होगा और एक अनकंडीशन स्टिमुलस होगा। ठीक है, विच एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाइटी बिहेवियर। तो कौन सा हमारे हाइपोथैलेमस का एरिया स्टाइटी बिहेवियर, यानी हम बड़े भूख हमारी ख़त्म हो गई है, ये वाला बिहेवियर कौन कंट्रोल करता है? ये बिहेवियर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जो लेटरल होता है ना वो हंगर को कंट्रोल करता है। अगर ये लेटरल वाला एरिया अगर डैमेज हो जाए तो आपको भूख लगेगी नहीं, ठीक है, आप खाना खाओगे ही नहीं। लेकिन जो वेंट्रोमीडियल है वो स्टाइटी सेंटर के तौर पे एक्ट करता है, लाइक वो सिग्नल देता है जब आपने काफ़ी खाना खा लिया तो वो आपको बताता है आप बस करो, आप रुक जाओ। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड जो हाइपरफेजिया है, इसमें हाइपरफेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप
बहुत ज़्यादा खाते हो, ये एक्सेसिव ईटिंग की कंडीशन का नाम हाइपरफेजिया होता है। ये कोई ब्रेन का एरिया नहीं है, ठीक है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेसिकली पानी को बैलेंस करता है, ये हमारी किडनीज में मौजूद होता है, ये हंगर से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद जो अगला सवाल है, विच इज़ नॉट सेल्फ एक्चुअलाइज्ड ट्रेट, इनमें से कौन सी ऐसी ट्रेट है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों में मौजूद नहीं होती है। वो लोग क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, लाइक अपने पूरे पोटेंशियल को फुली इस्तेमाल करते हैं। वो लोग एफिशिएंट, उनकी परसेप्शंस होती हैं रियलिटी की, और लाइक वो अपने बारे में, दूसरों के बारे में उनकी बड़ी एफिशिएंट एक्यूरेट परसेप्शंस होती हैं। दे आर सेंसिटिव टू फेक एंड डिसऑनेस्ट, वो लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं फेक लोगों को लेके, डिसऑनेस्ट लोगों को लेके, वो बड़ी जल्दी वो उनको रिकग्नाइज करते हैं और सेंसिटिविटी दिखाते हैं। दे फील अशेम्ड ऑफ देयर नेगेटिव इमोशंस, और क्या वो अपनी इमोशंस को लेके, नेगेटिव इमोशंस को लेके बुरा महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। इसका आंसर डी होगा। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, वो चाहे नेगेटिव हों चाहे पॉजिटिव हों, और वो कोई बहुत एक्सेसिव शेम या गिल्ट एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। वो एक्सेप्टेंस की एक फेज़ होती है उनकी। और इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, फ्राइड जो है, फ्राइड की थ्योरी में वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो लोग हैं वो अग्रेसिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। फ्राइड के मुताबिक जो रिलीज़ हम अग्रेसिव एनर्जी का करते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं, कैथारसिस के थ्रू करते हैं। कैथारसिस बेसिकली ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफरेंट तरीक़ों से, चाहे बात करके, आर्ट की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके, स्पोर्ट्स के थ्रू, जो हमारे अंदर टेंशन होती है ना उसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं हम। ड्रीम वर्क में हम जो हमारे ना जो ड्रीम है उसकी 2 टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइड। एक उसने कहा कि लेटेंट कंटेंट होता है और एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है। जो लेटेंट कंटेंट है, जब आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू मैनिफेस्ट कंटेंट, जब आप उसका मीनिंग ड्राइव करते हो, तो इसे हम ड्रीम वर्क का नाम देते हैं। उसके अलावा साइको एनालिसिस जो है वो फ्राइड के मुताबिक थेरेप्यूटिक मेथड है, और ये कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है अग्रेसिव एनर्जी के रिलीज़ के लिए। और जो स्लिप ऑफ टंग है, ये फ्रॉइडियन स्लिप भी इसे हम कहते हैं। ये बेसिकली अनकॉन्शियस जो हमारी थॉट्स हैं वो बड़ी ऐसे ना एक्सीडेंटली हमारे ज़ुबान पे आ जाती हैं, और ये भी कोई एग्रेशन को रिलीज़ करने का तरीका नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, लेयर कन्वर्टिंग लाइट टू इम्पल्सिस, वो लेयर हमारे नर्व सेल की जो हमारी आँख के पीछे मौजूद होती है और जो लाइट की वेव्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करती है, उसे हम क्या नाम देते हैं। तो जो ऑप्शन है हमारे पास, इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा रेटिना। बाकी जो रेटिना में ओबियसली रॉड्स एंड कोन्स होते हैं जो कि लाइट को न्यूरल इम्पल्सिस, और न्यूरल इम्पल्सिस हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज की फॉर्म में होती हैं, तो उसमें ये कन्वर्ट कर देती है। फोविया जो है वो बड़ा एक छोटा सा एरिया होता है, रेटिना के ऊपर ही मौजूद होता है, लेकिन इसमें शार्प विजन होती है, और वो कन्वर्जन के प्रोसेस में ओबियसली इन्वॉल्व तो होता है, लेकिन उसमें सिर्फ कोन्स होते हैं, रॉड्स नहीं होते। कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग होती है हमारी आँख की, और इसमें जो है ये हमारी लाइट को फोकस करने में ये हेल्प करता है। आइरिस जो है वो बेसिकली हमारे प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। ये जो कलर्ड एरिया होता है आँख में, इसे हम आइरिस कहते हैं, और ये रेगुलेट करता है कितनी लाइट जो है वो आँखों में जाएगी और कितनी नहीं। अगला सवाल है, टू रेटिनल इमेजेस इनटू वन 3D परसेप्शन, लाइक वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारा ब्रेन, जो हमारी देखिए 2 आँखें हैं ना, दोनों आँखों के दरमियान थोड़ा सा फासला है। एक आँख से जो आपको इमेज नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा दूसरी आँख की निस्बत। तो जो 2 रेटिनल इमेजेस होते हैं उन दोनों को कंबाइन करता है हमारा दिमाग, और एक 3D परसेप्शन क्रिएट करता है रियलिटी की। इस प्रोसेस को हम स्टीरियोप्सिस का नाम देते हैं, ठीक है। स्टीरियोप्सिस जो है वो क्या चीज़ होती है, वो जो दोनों रेटिनल इमेजेस हैं उनको कंबाइन करके 3D परसेप्शन क्रिएट करने को हम स्टीरियोप्सिस कहते हैं। बाकी जो डेप्थ परसेप्शन है वो डिस्टेंस को परसीव करने की एबिलिटी होती है,
और इसमें बहुत डिफरेंट क्यूज़ होते हैं, मोनोकुलर, बाइनोकुलर क्यूज़, वो सारे डेप्थ परसेप्शन में आते हैं। बाइनोकुलर क्यूज़ वो क्यूज़ होते हैं जो दोनों, जिन्हें परसीव करने के लिए दोनों आँखों की ज़रूरत होती है। और जो रेटिनल डिस्पैरिटी है इसमें बड़ा एक थोड़ा सा डिफरेंट, अभी जो मैंने बताया आपको कि दोनों आँखों से एक स्लाइटली डिफरेंट इमेज आपको नज़र आता है। और ये स्टीरियोप्सिस इसी को इस्तेमाल करते हुए 3D इमेज क्रिएट करता है। अगला सवाल है विच इज़ नॉट एक्सट्रोवर्जन ट्रेट। एक्सट्रोवर्ट सोशेबल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस इतने नहीं होते। सेल्फ कॉन्शियस होना इंट्रोवर्जन की अलामत होती है, या न्यूरोटिक जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा होती हैं। विच पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी अपोज इट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड थ्योरी, कौन सी पर्सनैलिटी की का जो पार्ट है वो इड की रैशनल डिज़ायर्स को अपोज करता है। इसका आंसर है ईगो। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है और वो इड और सुपर ईगो के दरमियान मीडिएट करती है, ठीक है। और बाकी अगर हम ऑप्शंस देख लें, साइकिक एनर्जी बेसिकली लिबिडो को हम कहते हैं, और ये कोई पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर नहीं है, ये एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी अकॉर्डिंग टू फ्राइड। सुपर ईगो रिप्रेजेंट करता है मॉरल स्टैंडर्ड्स को, हमारी वैल्यूज़ को, ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। उसके अलावा जो लिबिडो है ये सेक्सुअल एनर्जी है, और साइकिक एनर्जी है ये इड की एनर्जी जो है ना वो लिबिडो होती है, और ये भी कोई कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर है सच नहीं। तो कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर इसमें कौन सा होगा, ईगो होगा। अगला सवाल है हमारे पास, टेस्ट मीनिंग व्हाट इट शुड। ये एक अगर ये मेजर करने के लिए कि कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो क्या वाकई ही वही चीज़ें मेजर कर रहा है जो उसे मेजर करना चाहिए। ऑब्वियसली हम देखें ना, आपने एक टेस्ट बनाया जो कि आप चाहते थे डिप्रेशन को मेजर करें, लेकिन वो टेस्ट डिप्रेशन को मेजर ही नहीं कर रहा, वो टेस्ट मेजर ही एंजाइटी को कर रहा है। तो क्या वो टेस्ट अच्छा होगा? ऑब्वियसली नॉट। टेस्ट कौन सा अच्छा होगा? जो वही चीज़ मेजर करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो ये चीज़ जो है इंडिकेट करती है कि वो टेस्ट साइकोमेट्रिकली साउंड है, ठीक है। आगे इसके ऑप्शंस हैं डिफरेंट, इसमें हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, प्रिसाइज एंड शॉर्ट। अगर ये जो टेस्ट होगा तो ये बेसिकली प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड चीज़ बन जाती है कि कोई टेस्ट कितना प्रैक्टिकल है, प्रिसाइज होगा, छोटा होगा तो उसे अप्लाई करना आसान होगा। ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी को ये चीज़ नहीं इंडिकेट करती। कंसिस्टेंट अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो चीज़ है ये रिलायबिलिटी को शो करती है, वैलिडिटी को नहीं करती। और हमने पहले भी पिछले पेपर्स में भी डिस्कस किया कि वैलिडिटी एक टेस्ट की वो खासियत होती है जिसकी वजह से वो टेस्ट वही चीज़ मेजर करता है जिसके लिए उसे बनाया गया। अब आपने बनाया है डिप्रेशन के लिए तो उसे डिप्रेशन ही मेजर करना चाहिए। अब अगर वो डिप्रेशन मेजर नहीं कर रहा तो चाहे वो एंजाइटी जितनी अच्छी मर्जी मेजर करता रहे, आपके लिए वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। नॉर्म बेस्ड वो जो टेस्ट होते हैं ये कंपैरिजन स्टैंडर्ड्स को शो करते हैं। हमने एक नॉर्म सेट कर ली और हमने कहा कि हमारा टेस्ट उस नॉर्म के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है, और साइकोमेट्रिकली साउंड इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, उसमें वैलिडिटी भी आ जाती है साइकोमेट्रिकली साउंड में, और रिलायबिलिटी भी आ जाती है। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर मेजर। जो थ्योरी है प्लान्ड बिहेवियर की, वो क्या चीज़ मेजर करती है? अच्छा, इसमें ना हमारा जो सोशल इंट्रैक्शन है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन सा एस्पेक्ट हमारी थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर मेजर करता है? प्लान्ड बिहेवियर की जो थ्योरी है ना बेसिकली वो ये कहती है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो इंटेंशनल होता है और प्लान्ड होता है, राइट। इसमें अगर हमें किसी बंदे की इंटेंशंस का पता चल जाए तो हम उसके बिहेवियर के बारे में प्रोडिक्ट कर सकते हैं। और फिर उसने कहा कि 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी इंटेंशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है।
हमने देखा कि इंटेंशंस हमारे बिहेवियर को डिटर्मिन करती है। अब इंटेंशंस जो हैं वो किस चीज़ से डिटर्मिन हो रही होती हैं? 3 चीज़ों से, 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू। वो कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो हमारा एटीट्यूड क्या है उस बिहेवियर की तरफ, अगर पॉजिटिव होगा तो हम वो करेंगे बिहेवियर परफॉर्म, अगर नेगेटिव होगा तो हम नहीं करेंगे। सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या हैं उस बिहेवियर को लेके, लाइक लोग क्या सोचते हैं, सोशल प्रेशर क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, इन्फ्लुएंस, लाइक आप ये देखें अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, आपके फ्रेंड्स नहीं अच्छा समझते, टीचर नहीं अच्छा समझते, तो लाइकली चांसेस आर कि आप लोगों का बिहेवियर भी वैसा ही होगा। तो जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं वो दूसरा कंपोनेंट है जो कि आपकी इंटेंशंस को अफेक्ट करता है। और जो तीसरा है वो है परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, जो आप आपको क्या लगता है कि आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को पे आपका कितना कंट्रोल है। ठीक है, ये सेल्फ एफिकेसी से लिंक्ड ये बिहेवियर, ये पर्टिकुलर चीज़ है कि परसीव्ड आपका कंट्रोल कितना है। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और आपका इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल भी है, तो आप लाइकली चांसेस आर कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, राइट। ये इस तरह से ये 3 चीज़ें हैं जो कंट्रोल करती हैं आपकी इंटेंशंस को, और जो इंटेंशन है वो इंटर्न फिर कंट्रोल करती है आपके बिहेवियर को। ठीक है, अगैन हम देख लेते हैं ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजजन, आई एम नॉट श्योर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हूँ, यानी आजन या आजजन, जे इसमें है, मे बी ये जे इसमें शायद अगर साइलेंट होगा तो आजन आप इसे प्रोनाउंस करेंगे। 1985 में उसने इसे प्रपोज़ किया था इस थ्योरी को, और उसने कहा था कि हमारा जो बिहेवियर है वो हम प्लान्ड होता है और इंटेंशनल होता है, और जो हमारी इंटेंशंस होती हैं वो आगे 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं। एटीट्यूड हमारा क्या है बिहेवियर की तरफ, सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या हैं, लोग क्या समझते हैं, और तीसरा हमारा अपने बिहेवियर पे कंट्रोल, हमारी परसेप्शन क्या है कि कितना को हमारा अपने बिहेवियर पे कंट्रोल है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था, विच एस्पेक्ट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन इज मेजर्ड बाय द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, इसका आंसर है एटीट्यूड। ठीक है, हमारा जो एटीट्यूड है वो ये चीज़ डिटर्मिन करता है कि हमारा बिहेवियर जो है वो क्या होगा। ठीक है, एटीट्यूड, हमारा सब्जेक्टिव नॉर्म्स और परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, 3 चीज़ें, बाकी जो हैं वो इसमें रेलिवेंट नहीं है। अटैचमेंट जो है वो बॉल बाय की थ्योरी पे बेस करती है। ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग की थ्योरी जो उसने दी थी। ग्रुप फॉर्मेशन जो है वो ग्रुप डायनामिक्स से रिलेटेड, ऑब्वियसली ये नहीं है लिंक उस तरह से करता। और सोशलाइजेशन, सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह को लर्न जो करते हैं हम, लॉन्ग टर्म हमारी लर्निंग जो उनकी होती है वो सोशलाइजेशन में आती है। तो यहाँ पे हमारा ये 2013 वाला पेपर एंड होता है। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का स्टिल इन क्वेश्चंस को लेके, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CSS PMS की, और आप लोगों ने साइकोलॉजी को एज एन ऑप्शनल अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया, चूज़ किया, तो बहुत वास्ट सिलेबस होता है, बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू विद दिस थिंग कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसे थोड़ा मैनेजेबल करने में मैं हेल्प कर सकती हूँ आप लोगों की। और अगर आप लोग एवेल्यूएट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग ऑब्वियसली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिफरेंट सेशंस आते रहते हैं साइकोलॉजी के सिलेबस को कवर करने के लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मेरे होते हैं मौजूद। और लाइक अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं भी इशू आता है तो you guys can contact me। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोई और टॉपिक या फिर कोई प्रीवियस पेपर मज़ीद हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Until next time, Allah Hafiz।